Morning everyone. Now we discuss about the civic section of class 8th, chapter 1st, the constitution and the need for law. First thing here, what is constitution? इसको हिंदी में संविधान भी कहते हैं. Generally, constitution is the soul of any country. संविधान किसी देश की आत्मा होती है. In simple word, constitution is a book of rules and regulation according to which government run. In simple word, संविधान एक ऐसी नियम कानून की किताब होती है जिसके अकॉर्डिंग देश चलता है, गति करता है, आगे की ओर बढ़ता है. फर्स्ट थिंग ईयर we adopt our independence on 15 August 1947, but we got complete independence on 26 January 1950 because on that day we celebrate our Republic Day because we have own constitution, we have complete independence. 15 August 1947 we achieve half independence. तो 15 अगस्त से कहीं ज़्यादा महत्व 26 जनवरी का होता है क्योंकि 26 जनवरी को हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए थे. देश का एक अपना संविधान था, एक चुनी हुई सरकार थी. खैर आगे चलते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एक असेंबली द्वारा बनाया गया था जिसके चेयरमैन मिस्टर राजेंद्र प्रसाद थे. एंड ए ड्राफ्टिंग कमेटी वाज एग्जिस्ट. एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी एंड इट्स चेयरमैन वाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर. एंड इट टेक्स 2 years 11 month and 18 days फॉर कंप्लीट दिस कॉन्स्टिट्यूशन. 2 साल 11 माह 18 दिन लगे इस संविधान को बनने में. एंड 6.4 करोड़ रुपी वाज यूज्ड फॉर मेकिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन. 6.4 करोड़ रुपए इस संविधान को बनाने का खर्चा आया. अब आते हैं व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट पॉइंट. एंड वी अडॉप्टेड द गुड थिंग्स फॉर द एवरी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक इट ए बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. इस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे. अब आते हैं व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, मैंने डिस्कस किया था, लेकिन इसको और डीपली देखते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट क्लैरिफाई द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. सेकंड, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार के अंग कौन होंगे, उनकी संरचना कैसे होगी, उनके काम करने का तरीका क्या होगा, ये सभी चीज़ें हमको संविधान से पता चलती हैं. पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन. संविधान जो है सरकार और व्यक्ति के बीच में क्या संबंध होंगे इसको डिसाइड करता है. कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. संविधान जो है ये डिसाइड करता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कैसे संबंध होंगे. नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स. विभिन्न राज्य सरकारों के बीच में क्या संबंध होंगे इसको डिसाइड करता है. नेक्स्ट, संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट कंटेन्स द आवर फंडामेंटल राइट्स. ये हमारे मूलभूत अधिकारों को एक्सप्लेन करता है. कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो एक्सप्लेन द ड्यूटीज़. 10 ड्यूटीज़ है जो कि संविधान के थ्रू हर नागरिक को अपने पालन करनी पड़ती हैं, उसको डिसाइड करना पड़ता है. संविधान ही हमें बताता है, हम उसको करते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द चेक एंड बैलेंस सिस्टम आल्सो जनरेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे अभी आपको बताया कि ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों के संबंध कैसे होंगे, कैसे काम करेंगे, ये हमको संविधान के ही द्वारा पता चलता है. और एक बात यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं कोई भी किसी को इंटरफियर नहीं करता. तीनों के टास्क अलग अलग हैं और तीनों अपने अपने कार्य में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं. नेक्स्ट आते हैं नीड फॉर लॉ.
देखिए, लॉज आर वेरी एसेंशियल। लॉज जो है बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर ए इंस्टीट्यूशन और ए गवर्नमेंट और ए कंट्री, चाहे वो किसी संस्था के लिए हो, चाहे वो सरकार के लिए हो या किसी देश के हो। नेक्स्ट बात है, लॉज प्रोवाइड द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। जो भी लॉज होते हैं उनका जो मेन एम होता है वो लोगों की भलाई करना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। एंड एवरी पर्सनस ड्यूटी टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉ। इफ लॉज आर अब्सेंस, अगर मान लें कि लॉज अब्सेंस हो गए किसी समाज में, इन सोसाइटी, व्हाट मे बी अकर्ड, तो वहाँ क्या होगा? एवरी पर्सन डू अनकल्चर्ड बिहेवियर, हर लोग असभ्य व्यवहार करेंगे। सेकेंड, दे डू व्हाट दे वांट, वे वही करेंगे जो वो चाहेंगे। देयर आर नो एनी टाइप ऑफ फियर और पनिशमेंट्स, उनको कोई डर नहीं होगा, उनको कोई भय नहीं होगा। सो वी से डैट इन सिंपल वर्ड, डिस्टर्बेंस क्रिएटेड एवरीवेयर। एक साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अव्यवस्था का माहौल हो जाता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डाउरी, डाउरी मतलब दहेज होता है। इसको सिंपल वर्ड में, डाउरी इज ए मनी और गिफ्ट गिवन टू द ग्रूम एंड हिज फैमिली बाय द ब्राइड्स फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज। दहेज धन या संपत्ति होती है जो लड़की वाले लोग लड़के वाले पक्ष को शादी के समय देते हैं। ये आज से नहीं, बहुत समय से चली आ रही है, बट इन द रिसेंट टाइम इट क्रिएट ए वेरी बिग प्रॉब्लम। आज दहेज के कारण कितनी लड़कियों को जला दिया जा रहा है, कितने को घर से भगा दिया जा रहा है ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में बनाया था, और जिसका मेन एम जो था दहेज को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना। वन थिंग नियर, दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है और उसके खिलाफ जेल या और सजाएं भी हो सकती हैं। तो वी नॉट ओनली कंट्रोल द एनी एवल फॉर मेकिंग लॉ, हम नियम कानून बना करके समाज की बुराई को कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकंड एग्जांपल, फीमेल फर्टिसाइड्स, कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या मतलब जिसमें लड़कियों को जन्म के पहले ही मार दिया जाता है। इट इज़ अ वेरी ग्रेट सिन, ये एक बहुत बड़ा पाप है, बट इट इज़ अकर्ड इन सोसाइटी। लेकिन ये हमारे समाज या सोसाइटी में होता है। आप जानते होंगे अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस मशीनें क्या क्या होती हैं, जिसके तहत लोग बच्चे का लिंग जान करके अगर वो लड़की है तो उसको डेड कर दे रहे हैं। इट इज़ अ सिन, ये एक अपराध है। लेकिन ये हो रही है। सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए पेरेंटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज, जो कि 1994 में 1994 में बनाया था, और ये एक्ट काम भी कर रही है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अभी भी ये समस्या चल रही है। तो हम देख सकते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस तो हैं, लेकिन अभी भी अपराध हैं। क्यों? बिकॉज द लेवल ऑफ पीपल, लिटरेसी रेट एंड देयर टेंडेंसी वाज नॉट चेंज ओवर अ टाइम। हमें लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी, तब जाके ये बुराइयां कंट्रोल होंगी। जैसे कि मेरे पास एक डाटा है 2001 का, और जिसमें कि बताया गया कि लड़कियों की संख्या जो है आदमियों की तुलना में बहुत कम होती चली जा रही है, जो कि इन द फ्यूचर इट क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम। लॉज एंड डिसेंट्स, देखिए लॉज रूल्स रेगुलेशन होते हैं, फॉलो करना लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या मजबूरी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ मतभेद होते हैं तो उसको रिलैक्स कर सकते हैं और उसका हम विरोध कर भी सकते हैं। देखिए लॉज अगर गलत हैं तो वी आल्सो अपोज देम। सेकेंड एग्जाम्पल, यू नो सत्याग्रह मार्च विच वॉज स्टार्टेड बाय गांधी जी। सत्याग्रह के बारे में आपने सुना होगा, जिसको दांडी मार्च भी कहते हैं। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर रीच टू द दांडी एंड मेक द साल्ट। गांधी जी और उनका अनुयायियों ने साबरमती टू दांडी गए, नमक बनाए ना, एंड दे ब्रेक द लॉ, वो उस नियम कानून को तोड़े। क्यों? ऑन दैट टाइम
हेवी टैक्सेस ऑब्टेन ऑन द साल्ट। एक आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा टैक्स साल्ट पे लगता था, एंड साल्ट मेकिंग सिस्टम वाज प्योरली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। और नमक के बनाने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से मोनोपोली, एकाधिकार अंग्रेजों के हाथ में था। और इट इज़ ए बेसिक थिंग, नमक एक बेसिक थिंग है जो कि हर घर में हर समय होती है, तो उस पर टैक्स लोगों का गुस्सा वाजिब था। और कहीं ना कहीं लोगों ने एक सिंबल के तौर पे अंग्रेज़ों को चैलेंज किया कि इफ़ यू नॉट डू अकॉर्डिंग टू इंडियंस पीपल्स विशेस, इट क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम फॉर यू। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने एक मैसेज दिया अंग्रेज़ों को और एक चैलेंज दिया कि आपको भारतीयों के हितों को सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए एंटी लिक्वर मूवमेंट। एंटी लिक्वर मूवमेंट आपने देखा होगा कि इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, इन perhaps many states, women are aware and they pressure on the government, state government, वो सरकारों पे दबाव डालती हैं कि दे स्टॉप द लिक्वर, वो शराब पे प्रतिबंध लगाएं, अल्कोहल पे प्रतिबंध लगाएं, बिकॉज ए लॉट ऑफ ह्यूमन वायलेंस, फैमिली वायलेंस held in their family, and his or her money wasted on the liquor shop। उनके परिवार का पैसा शराब में बेकार हो जाता है, एंड इट क्रिएट्स ए पोवर्टी, ये कहीं ना कहीं गरीबी का कारण भी होता है। तो सो द वुमेन प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू स्टॉप दीज शॉप्स एंड क्लोज दीज शॉप्स फॉर देयर family's future. An example exists in Andhra Pradesh. The women crowd attacked on the liquor shops and gave a message to the government. Government saved their family from the alcohol and its impact. And last important thing here, rule of law. Rule of law is very important. It means nobody is above the law. कोई भी व्यक्ति नियम कानून से बड़ा नहीं है। If they are rich or poor, if they are prosperous or unprosperous, if they are literate or illiterate, every person are equal. सभी लोग बराबर हैं। Nobody is above the law, because every person followed the same law at the same time, and every person's political, social and economical rights are same. No any type of exploitation and discrimination exist in India according to our constitution. Okay, that's all.